सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारी भाषा। हम इससे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। भाषा देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जिसके द्वारा हम भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो साधन क्या है? या माध्यम भाषा कहलाता है। तो ये प्रश्न याद करना आपको। और उत्तर, भाषा के रूप, भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप बोलकर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित रूप लिखकर विचारों का आदान प्रदान होता है। मौखिक और लिखित के अलावा एक सांकेतिक भी होता है। संकेतों के माध्यम से अपने भाव या विचार समझाए जाते हैं। जैसे चौराहे पर पुलिस वाला खड़ा होता है, वो संकेतों के माध्यम से ट्रैफिक के जो नियम हैं उनकी जानकारी देता है। भाषा के अन्य आयाम या रूप बोली। बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता, वैसे होता है लिखित रूप में। जैसे हरियाणवी है, उसका साहित्य है रागनियाँ या और कुछ देखोगे आप, या गायक हुए हैं हरियाणवी के अच्छे, तो उनको लिखित रूप में साहित्य मिला है, तभी तो वो गाते हैं और याद करते हैं। अभी तो लोक कथाओं या लोकगीतों के रूप में मिलता है। बोलियाँ ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती हैं, तब वो शुद्ध हो जाती है, तो बोली शुद्ध रूप ले लेती है। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से ही हुआ है। बोली और भाषा में अंतर देखिए। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का क्षेत्र व्यापक है। बोली का मौखिक साहित्य होता है, भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। ये मौखिक के अलावा वैसे लिखित में भी होता है, लेकिन कम होता है भाषा की अपेक्षा। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता, भाषा का स्वरूप मानक होता है, जिसको मान लिया गया है या शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है और भाषा से कम होता है। ये कहने का मतलब उपभाषा है बोली से तो अधिक होता है प्रयोग और भाषा से कम। जैसे ब्रज और अवधी है या मैथिली है, इनको उपभाषा का दर्जा है। उपभाषा का कोई उदाहरण पूछे आपसे तो अवधी, ब्रज और मैथिली, ये 3 उदाहरण दे सकते हो। वैसे मुख्य रूप से ब्रज और अवधी, क्योंकि आप देखोगे पाठ्य पुस्तक 9वीं 10वीं में ब्रज और अवधी के पाठ हैं। 6ठी 7वीं 8वीं की बुक में भी कोई न कोई पाठ मिल जाएगा। तो दूसरे प्रदेशों में जा चुकी है अवधी और ब्रज। तुलसीदास ने लिखा ज़्यादातर अवधी में, ब्रज में अनेक कवि हुए वैसे, लेकिन सूरदास ने कृष्ण के बारे में ज़्यादा लिखा है। तो इस प्रकार से उपभाषा वह भाषा जिसका क्षेत्र बोली से अधिक हो और भाषा से कम हो, वो उपभाषा कहलाती है। ये उपभाषा और उनकी बोलियों की सूची दी गई है। ये तालिका आपको याद करनी। पश्चिमी हिंदी वर्ग में ये बोलियाँ आ जाएंगी, पूर्वी हिंदी वर्ग में ये बोलियाँ आ जाएंगी, बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही आ जाएंगी, राजस्थानी में ये राजस्थान की बोलियाँ आ जाएंगी, पहाड़ी में पहाड़ी क्षेत्र की ये गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में है, वे आ जाएंगी। आगे है मातृभाषा। मातृभाषा वैसे माँ की भाषा। जो भाषा सबसे पहले 8-9 महीने का या 1 साल के करीब हो जाता है बच्चा, तब सीखनी आरंभ करता है माता से, परिवार से, समाज से, तो वो उसकी मातृभाषा कहलाती है बच्चे की। जिस भाषा को बच्चा सबसे पहले माँ से, परिवार से, समाज से सीखता है वो मातृभाषा होती है। जैसे पंजाब में रहने वाले की मातृभाषा पंजाबी होगी, बंगाल में रहने वाले की बंगाली, तमिलनाडु में रहने वाले की मातृभाषा तमिल होगी और हरियाणा में रहने वाले की हरियाणवी होगी। तो इस प्रकार से ये मातृभाषा की परिभाषा की हमने। आगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्र होता है देश, देश की भाषा।
राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा बोली जाती है। इस दृष्टि से हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह देश के लगभग 70% लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। तो राष्ट्रभाषा देश की भाषा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी 70% लोग प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। आगे है राजभाषा। राज होता है शासन, शासन की भाषा, अर्थात शासन संबंधी कार्यों में या सरकारी कार्यालयों या ऑफिसों में जिस भाषा में कामकाज किया जाता है वो उस देश की राजभाषा होती है। इसको राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को मानक भाषा, भाषा की एकरूपता को बनाए रखने के लिए विद्वान या शिक्षित जन जो रूप देते हैं वो मानक भाषा कहलाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, दोबारा शब्द है, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी, लेकिन दोबारा ये मानक रूप है, दोबारा अब ये मानक रूप में लिख दिया है मैंने। विद्वानों या शिक्षक, ये दो रूप प्रचलित है, इसको अब माना नहीं जा रहा, इसको माना जा रहा है। तो विद्वानों या शिक्षित जनों ने जिस रूप को दिया है कि भाई ये ठीक है, उचित है, वो मानक भाषा कहलाती है या मानक रूप कहलाता है भाषा का। आगे है संपर्क भाषा। संपर्क होता है मेलजोल की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग लोग आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। संपर्क करने के लिए आपसे विचारों का आदान, जैसे भारत की भी संपर्क भाषा हिंदी कैसे है, क्योंकि अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं अनेक प्रदेशों में या भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन टूटी फूटी हिंदी बोलकर आपस में विचारों का आदान प्रदान हो जाता है या संपर्क हो जाता है। आगे भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान की अष्टम होता 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है सभी भाषाएं। आगे है लिपि। भाषा का कोई भी भाषा उसका लिखित रूप है वो लिपि कहलाता है, या जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वो लिपि कहलाते हैं। लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसको लिखने के ढंग को? भाषा को लिखने का ढंग। जैसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, जैसे हिंदी की और संस्कृत की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है वो आपको पढ़नी है। इसका क्रम वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। किसी भी भाषा में इसका अनुवाद या लिपि अंतरण हो सकता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह और मात्राएं होने के कारण लेखन में शुद्धता आती है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हिंदी भाषा का महत्व क्या है, लाभ क्या है, ये आपको पढ़ना है। खुद ही ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। इसके आगे है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों के आकार भेद उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के रूप भेदों का अध्ययन करते हैं और इसमें वाक्यों का अध्ययन करते हैं। आगे है साहित्य। ज्ञान का संचित कोश है, उसको साहित्य कहते हैं। कोई भी जो विद्वान है या कुछ है जो संचित कर देता है अपने विचारों को, वो साहित्य का रूप ले लेता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, पद्य और गद्य। 2 रूपों में लिखा जाता है। पद्य के अंतर्गत छंद, तुक, लय, कविताएं ये आ जाते हैं। जैसे प्रमुख कवि काव्य के दिए गए हैं, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी,
इनके काव्य ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो लिखे इन्होंने। गद्य साहित्य है, इसमें गद्य रचनाएं आती हैं। इसके अंतर्गत कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि आते हैं। ये प्रमुख साहित्यकार हैं और उनकी गद्य रचनाओं के नाम दिए गए हैं। ये पढ़ने हैं आपको ध्यानपूर्वक। तो इस प्रकार से ये पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं आपको।